भागलपुर स्मार्ट सिटी में सातिर चोरों का कारनामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन सातिर मोबाइल चोर अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में बीच शहर से आज एक कॉलेज की छात्रा के साथ मोबाइल छीनने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि छात्रा कॉलेज से रामसर चौक की तरफ आ रही थी और उसके हाथ में एक स्मार्ट मोबाइल था जिस पर चोर की नजर पड़ गई। इसके बाद वह छात्रा का पीछा करते हुए हाथ से मोबाइल झपट कर भाग गया। इसी दौरान ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात एक होमगार्ड के जवान की नजर भाग रहे चोर पर पड़ गई। इसके बाद सिपाही ने उसका पीछा किया और रामसर चौक के समीप दबोच लिया। वहीं सिपाही के पीछे कॉलेज की छात्रा भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद चोर को टोटो पर बैठाकर कोतवाली थाना लाया गया। हालांकि इसके पूर्व मोबाइल झपटने वाला युवक लोगों से माफी मांगता रहा, लेकिन सिपाही उसे थाना लेकर चला गया। पूरे घटनाक्रम में खास बात ये रही कि छात्रा चोर को सिपाही की मदद से खुद टोटो पर बैठाकर थाना ले गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टेशन पर जैसे ही छात्रा उतरी वैसे ही युवक मोबाइल झपट कर भागने लगा। इसके बाद छात्रा भी उसका पीछा करते हुए चोर चोर चिल्ला रही थी। वहीं दवा पट्टी में तैनात होमगार्ड जवान ने चोर का पीछा किया और रामसर चौक पर उसे पकड़ लिया। इसके बाद चोर को कोतवाली थाना के सुपुर्द कर दिया गया। खबर लिखे जाने तक पीड़िता ने थाना में कोई लिखित आवेदन नहीं दिया था। फोन कीजिए ना, अपने उठा कर कोतवाली क्या सर चला जरूरी ना है। ले जाइए हमारे बाइक। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार को लेकर आज भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेश नारायण सेवक पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि 14 सितंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर आज रैली को रवाना किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव कुमारी ज्योत्सना ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य दीवानी एवं सुलहनीय आपराधिक वाद में कमी लाना है। मौके पर सीजीएम प्रकाश कुमार राय समेत कई न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे। दिनांक 14 सितंबर 2024 को हो रहे लोक अदालत कार्यक्रम के लिए आज हम लोगों ने प्रचार प्रसार हेतु रैली निकाली है, जिसको हरी झंडी माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा भागलपुर ने उसको हरी झंडी दिखाते हुए उसका आरंभ किया है। और यह प्रचार प्रसार हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सभी पक्षकार जिनके छोटे छोटे मामले जो सुलहनीय हैं, चाहे वो बैंक के हों, चाहे वो चेक बाउंस के हों, चाहे अन्य किसी भी कोर्ट में लंबित हो, उनका खुशी खुशी राजी खुशी से आप लोग उसका संपादन करके अपने अपने घर जा करके अच्छे से रहें। छोटे छोटे वादों को लंबित करने से ज़्यादातर नुकसान ही है। झूठ मूठ का कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, वकीलों से आपकी फीस देनी पड़ेगी और आप खुद भी परेशान रहेंगे। अपने दैनिक कार्यक्रम में भी आप सही से शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप सभी से अपील है कि वाद के दोनों पक्षकार आए और राजी खुशी से अपना केस समाप्त करके जाएं। इसके लिए भागलपुर सदर में 18 बेंच और नौगछिया और कहलगांव मिलाकर 25 बेंच बनाए गए हैं, जिसमें सभी वादों का निपटारा किया जा रहा है। इसके अलावा बैंक, SBI और यूको बैंक तथा बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, सभी बैंक के बेंच बनाए गए हैं। लोक अदालत से संबंधित कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, उसके प्रचार अभियान से जोरों शोरों पे चल रहा है। आज उससे संबंधित और प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते हुए एक लोक अदालत का वाहन भी इस प्रचार के लिए भेजा गया है। वो गांव-गांव, शहर घूम करके इस मामले में प्रचार प्रसार करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और सुलहनी वाद में उपस्थित होकर इसका सुलह करें। लोगों से क्या अपील रहेगी सर? अपील रहेगी कि ये छोटे मोटे हितों के टकराव से जुड़ा हुआ वाद है जो सुलहनी है, वह वाद लोगों को मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से परेशानी पैदा करता है।
इसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर सुलह से समाज में शांति व्यवस्था के कार्यान्वयन में यह फलीभूत करता है। भागलपुर में नशेड़ियों ने तांडव मचा रखा है। 3 दिन पूर्व बबरगंज थाना क्षेत्र के वार्ड 51 की पार्षद दीपिका कुमारी के पति सह भाजपा नेता शशि मोदी पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसके विरोध में बीजेपी लगातार जिला और पुलिस प्रशासन पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रही है। इसी कड़ी में आज भाजपा नेता अर्जित शाश्वत चौबे भागलपुर के जिला पुलिस कप्तान आनंद कुमार से मिलने पहुंचे। अर्जित चौबे शशि मोदी की पत्नी दीपिका मोदी के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही शशि मोदी पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी एवं नशेड़ियों पर एक्शन लेने की बात कही। देखिए, हम सब लोगों को मालूम है कि 9 तारीख को कुतुबगंज में जो हृदय विदारक घटना घटा है, उसमें हमारे 51 नंबर की जो वार्ड पार्षद हैं दीपिका कुमारी जी, उनके जो पति हैं शशि मोदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रवक्ता भी हैं, हमारे जुझारू और कर्मठ नेता हैं, उन पर जानलेवा हमला हुआ। उसके साथ ही पप्पू ताती और गोलू तिवारी पर भी, जो कि पार्टी के ही हमारे नेता रहे, बुनकर समाज के बड़े नेता हैं, उन पर ये घटनाक्रम किया गया है। और जो वहाँ के बगल के स्थानीय जो नवयुवक हैं, जो कम एज के स्मैगर्स हैं और जो ब्राउन शुगर की जिनको लत पड़ गई है, ऐसे उपद्रवी तत्वों ने आपराधिक कार्य किया है। और कुछ नहीं, पहले 3 दिन 4 दिन पहले भी उन लोगों को समझाया था कि यहाँ बैठ करके मंदिर के पास इस तरह का काम मत करो, और इन लोगों ने वहाँ छेड़खानी वगैरह सब कुछ किया 9 तारीख को, 8 तारीख को, और रात्रि में ये घटना करते हैं। और ये पूरी तरह से उसे मारने की ही साजिश थी। ये भगवती कृपा है कि उसका जान बच गया है, लेकिन ये जानलेवा हमला करने वालों को तुरंत त्वरित गति से प्रशासन पकड़े। ये वरीय आरक्षी उपाधीक्षक हमारे आनंद जी से हम लोगों ने अभी आग्रह किया है कि ये 3 दिन हो गया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रकार का ये कोई व्यक्तिगत घटना नहीं है। समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ ये घट सकता है। अगर आप विरोध करेंगे गलत का तो आपके साथ भी घट सकता है। तो इन्होंने ये बताया है कि वहाँ पर 24 घंटे गश्ती अभी चल रही है और आश्वस्त किया है, परिवार के ऊपर थ्रेटन है, अभी भी थ्रेटनिंग मिल रहा है, इन लोगों को जान से मारने की धमकी आ रही है। तो उन्होंने कहा है 24 घंटे वहाँ पर पुलिस व्यवस्था की गई है अभी, और जल्द से जल्द छापेमारी चल रही है और जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर में कुछ हम लोगों को जरूर सूचना आएगा कि अपराधी जो हैं 15 नामजद हैं, इसके अलावा सैकड़ों लोग थे, तो उनको पकड़ा जाए। देखिए, हम लोग तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के ऊपर हुआ है, ये कोई आम बात नहीं है। आप समाज का सेवक है और आपके ऊपर इस प्रकार का घटना होता है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में आपको बता सकता हूं कि हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे, अनशन भी करेंगे। अगर ये नहीं पकड़ में आते हैं तो हम लोग को जो करना पड़ेगा यहाँ से विधानसभा तक, वो काम हम लोग करने वाले हैं। हम लोगों ने टोटल 48 घंटे की बात कही थी। अगर देखा जाए रात्रि में 9 बजे हुआ है तो कल 2 दिन हो गया, आज तीसरा दिन प्रारंभ हुआ है। तो आज शाम तक जरूर किसी को ना पकड़ के लोग को लाना चाहिए, मुख्य अभियुक्त को तो कम से कम पकड़ना चाहिए। ठीक है कि वो लोग भाग गए हैं, लेकिन वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग नहीं भागे हैं, अभी भी अपने घर में हैं। इन्होंने कहा है कि कुर्की करेंगे और वारंट जारी आज से हो रहा है, तो ये एक उपलब्धि है, वारंट जारी हो रहा है और सबका कुर्की जब्ती होगा। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत एक ऐसा गांव है जहां आज भी रोड और नाला के अभाव में लोगों का जनजीवन त्रस्त है। हम बात कर रहे हैं नगर निगम अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 10 की, जहां ये बस्ती साकम के नाम से जानी जाती है और भागलपुर शहर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां बरसात के दिनों में बस्ती जलमग्न हो जाती है। दरअसल पानी निकासी के लिए यहाँ कोई नाला नहीं है और ना ही पक्की सड़क है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं क्षेत्र के बासिंदे। ये है कि हम लोग से रमन ज्यादा पैसा ले लिया 55,000 कि रोड लाली बनाएंगे, कुछ नहीं बनाया। पानी में घुसते हैं निकलते हैं, सब लाली का पानी घुस जाता है। न बिजली का ठिकाना है,
न रोड लाली का ठिकाना। तो कैसे आप लोग रहते हैं बाबा? ऐसे ट्रैक्टर करके जाते आते हैं, क्या करेंगे मजबूर। भोजन पानी कैसे होता है आप लोग का? भोजन पानी बेटा भगवान मालिक है और क्या करें। किसी तरीका से किसी तरीका से डूब डाब के बच्चा लोग जाता है, आता है कमा करके। एक कपड़ा रोज भीजता है। क्या नाम हुआ बाबा? 10 साल से यही व्यवस्था है। पानी देखबे करता है कितना गंदा पानी, नहीं मच्छर का दवाई का छिड़काव होता है, एक बार नहीं कोई अधिकारी यहाँ देखने आता है। बाल बच्चा पढ़ने लिखने के जो है ना दिक्कत होता है। यहाँ पर स्कूल जाती है बच्चा लोग? स्कूल जाता है, कैसे इतना पानी में घुस के जाता है। नहीं बीमार पड़ता है, नहीं बीमार पड़ता है तो बच्चा को डॉक्टर यहाँ नहीं ले जा पाते हैं। ऐसा स्थिति है यहाँ का। पीने का पानी नहीं है, हम लोग उतना पानी में घुस के पीने का पानी ले जाते हैं। गोल में एगो बल्ब नहीं है यहाँ पर, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। नहीं यहाँ कोई देखने तक नहीं आता है एक बार कि यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं। भागलपुर नवगछिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रंगरा में बुधवार को प्रसव के 1.5 घंटे के बाद नवजात की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि मधेपुरा जिले के पचौरिया निवासी मोहम्मद सऊद आलम अपने ननिहाल रंगरा में रहते हैं। वह अपनी पत्नी के साथ मंगलवार को प्रसव के लिए रंगरा अस्पताल पहुंचे, जहां रात में उनकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। 5 साल के बाद बच्चे के जन्म होने पर वह काफी खुश थे, लेकिन प्रसव के 1.5 घंटे के बाद बच्चे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इससे उनकी खुशियां पल भर में बिखर गई। रोते बिलखते परिजनों ने बताया कि अस्पताल में जनरेटर की सुविधा नदारद है। मरीजों से पैसा लेकर जनरेटर में तेल भरवाया जाता है। आधे घंटे तक जनरेटर स्टार्ट नहीं होने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कत होने के कारण बच्चे की मौत हो गई। उसमें हम देखे सुबह से पेशेंट करा रही है, कोई एएनएम जीएनएम जो है और वो अर्जुन कॉलेज वाले स्टूडेंट्स है, वो एएनएम जीएनएम से ज्यादा वही इधर से उधर, हाँ इधर से उधर। और एक तो मैडम को देखे मोबाइल में व्यस्त है, पूछ रहे हैं कि क्या बात है, कोई किसी को रिस्पॉन्स लेने वाला नहीं है। जनरल पेशेंट को भी कभी इधर से उधर भेज रहा है। बच्चा 2:30 बजे के लमसम लिया। आप लोगों को क्या बताया गया था, बच्चा कैसा है क्या नहीं? उसके नहीं वो सब बोले, देखे भी हम लोग बच्चा स्वस्थ है, रो भी रहा है। उसके बाद लाइन अचानक कट गया। लाइन कट गया तो कितने देर के बाद लाइन आया? लमसम आधा घंटा के बाद हुआ। जनरेटर था उस समय? ना जनरेटर स्टार्ट नहीं था, उसको ढूंढे, फिर आया उधर था, फिर उसको लाए, फिर उसमें डीजल दिया गया, एयर छोड़ाया गया। क्या तेल खत्म हो गया तो एयर लिया? हाँ तेल खत्म था तो उसको एयर छोड़ाया गया, इसीलिए ना तेल पहले से इतनी देर कहा जब तेल फुल रहना चाहिए, कहा क्या बोला? फिर वो बोला कि हमारा ड्यूटी नहीं है, ये है वो है, जाओ बाहर ले जाओ, रेफर करो। कितने बजे आपको सूचना मिला कि बच्चा मर गया? 3 बजे के बाद। बच्चा पैदा लेने के बाद ट्राई नहीं कर रहा था, रो नहीं रहा था, है ना। बच्चा धीरे धीरे जो है वो ब्लू हो रहा था। ऑक्सीजन लगाया गया, उसके बाद जब ये सक्शन किया गया तो गंदा गंदा पानी निकलने लगा। परिजनों को इसको सूचना दी गई थी सर? क्या? हाँ परिजन तो सब। कब तक सूचना दी गई थी सर? उसके जस्ट बाद कि बच्चा जो है सीरियस है। ठीक, तो आप लोग कहे थे कि सीरियस है बच्चा, रेफर करवा रहे, आप ले जाइए। नहीं, रेफर करने लायक स्थिति में नहीं था बच्चा। आपके पास सर एम्बुलेंस में सर क्या क्या व्यवस्था है सर? एम्बुलेंस में तो है आपके पास 2-3 एम्बुलेंस है। ऑक्सीजन है, बस ऑक्सीजन तो तभी ना काम करेगा कि बच्चा खींचे। नहीं, बच्चा खींच ही नहीं पा रहा है तो ऑक्सीजन लगा के क्या कीजिएगा? हम कह रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिए, करेगा तब ना ऑक्सीजन काम करेगा। संसाधनों की क्या कमी है सर? आप कह रहे हैं कि हमारे पास शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। बच्चा का अगर सांस के नली में कुछ अटका है तो एक इंट्यूबेट करते हैं, सांस के नली में ट्यूब डाल के उसमें ऊपर से कंप्रेशन जो है सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो दिया जाता है। और उसमें रिकवरी जो है नियरली जो है 70 से 80%। परिजनों का आरोप है सर कि अस्पताल में जनरेटर बंद था। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर तेल भी नहीं था जनरेटर में। आप क्या कहते हैं इस पर? ये हम अभी इसके संबंध में इसीलिए नहीं बोल सकते हैं कि अभी तुरंत हम मीटिंग से आ रहे हैं और जब तहकीकात करेंगे तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है।
ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर पूर्णिया पहुंचे। वहीं प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और जदयू आज जब मुस्लिम समाज असहज है तब वह समाज के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि वह अपनी सत्ता बचाने के लिए मुस्लिम समाज के राजनीति और वैचारिक विरोधी भाजपा के साथ खड़े हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जदयू का संसद में वक्फ कानून का समर्थन करना है। जदयू केवल मुस्लिम समाज को कुछ एमएलसी या बोर्ड के सदस्य बनाने का लॉलीपॉप देकर उनसे उनका वोट ले लेती है, पर जब जरूरत होती है तब समाज के साथ खड़ी नहीं होती है। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि जब उन्होंने सीएए एनआरसी का विरोध किया तब नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू से निकाल दिया। मैंने उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा, हम उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं कि वक्त का मामला आया तो हम मुसलमानों के वोट के लिए वक्त पर टिप्पणी कर दें। हमने ये कहा कि मुसलमानों के लिए मुश्किल घड़ी है, उनके लिए मशवरे की घड़ी है, क्योंकि आज जिस देश को के आज़ादी में जिस देश में को बनाने में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इनके पुरखों ने इनका खून बहाया है, उसी देश में आज उसके पार्लियामेंट में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज पाता है। और मैंने उन कानूनों का जिक्र किया, जैसे सीए एनआरसी का कानून बन गया, वक्फ का कानून बन गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, लिंचिंग हो रही है। ये जब कानून बनते हैं तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो मुस्लिम है वो अपने आप को असहज महसूस करता है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आपकी राजनीति में भागीदारी नहीं रहेगी, आपके राजनीतिक विरोधी सत्ता में रहेंगे, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अगर आपके सारे विरोधी आपके सत्ता में बैठे हैं तो इस तरह की परेशानी आपको आएगी ही आएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता मेरा टीका टिप्पणी करना नहीं है,
वो करने के लिए तो नेता लोग यहाँ बैठा ही है। इसका रास्ता ये है कि मुस्लिम समाज के लोग राजनीति में आए, अपने हक अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ें, जद्दोजहद करें, अपनी जगह बनाएं, तभी तो उनका सम्मान होगा, तभी तो उनकी बात को सुना जाएगा। सिर्फ मेरे बयान दे देने से कि वक्त का कानून खराब है, उससे तो मामला रुकेगा नहीं, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल गलत है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। सीए एनआरसी गलत है, हमने उसका विरोध किया, हमको उसके विरोध के लिए नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वही मुस्लिम समाज नीतीश कुमार का झंडा लेके घूम रहा है। कानून बन गया सीए एनआरसी का। आज मुझे आप बताइए, जदयू में जो मुस्लिम समाज के लोग नेतागिरी कर रहे हैं वो किस आधार पर जदयू में बने हुए हैं? वक्त के कानून पर नीतीश कुमार की पार्टी ने पार्लियामेंट में भाजपा के साथ दिया है, और आज भी मुस्लिम समाज का आदमी मदरसे में पैसा के लिए, वक्फ बोर्ड में पोजीशन के लिए, अपने टिकट के लिए, अपने बच्चों को एमएलसी और बोर्ड में जगह दिलाने के लिए उनके साथ खड़ा है। तो जब आप गलत करोगे तो आपके समाज के साथ गलत ही होगा। भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड में अध्यक्ष के नेतृत्व में जन सुराज अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन सुराज के सदस्य इंजीनियर राकेश कुमार ने पार्टी के अभियान उद्देश्यों और इसकी महत्ता को लेकर सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। बैठक के दौरान शाहकुंड प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र के सभी पंचायत एवं वार्ड सदस्यों ने जन सुराज की सदस्यता ग्रहण की और संगठन के साथ जुड़ने की प्रतिबद्धता जताई। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे सकरपुरा पंचायत के नरेंद्र कुमार ने कहा कि जन सुराज के संदेश को अपने पंचायत के हर घर तक पहुंचाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। 2 अक्टूबर को ये पार्टी में तब्दील हो जाएगी और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे यहाँ पलायन हो रहे हैं, जो धार्मिक उन्माद लोगों ने फैला रखा है, जो समाज में विध्वंसक गतिविधियां चल रही है, उसको हम लोग ख़त्म करें। सबसे पहले पलायन रोकें, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें, अच्छे सिंचाई का व्यवस्था करें और जन समस्या से जितनी भी चीज़ें जुड़ी है उस पर ही हम लोगों को मुख्य काम करना है।